पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और बाकी सारे लोग स्नो वैली की तरफ बढ़ चुके थे क्योंकि वहां जाने का रास्ता उनको सबसे सही लग रहा था और यहाँ पर ज्यादा खतरे भी नहीं होंगे। इस वजह से वो लोग ली शैनटोंग नाम के अपने सबसे बड़े दुश्मन को चकमा दे जाते हैं। वो उनको ढूंढता रह गया था और ये लोग स्नो वैली की तरफ से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वहां पर आने के बाद चिकन उनको धोखा देने की कोशिश करता है। वो वहां से भाग रहा था कि चलो जान बची, लेकिन भागने के बाद किसी स्नो डीमन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो भागा भागा वापस से दाफेंग और बाकियों के पास पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि किसी स्नो डीमन ने मुझ पे हमला किया था तो तुम लोगों को मेरा बदला लेना होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस सभी को स्नो डीमन के बारे में बता रही थी कि वो बहुत खतरनाक चीज है और शैनटोंग का सबसे बड़ा दोस्त भी है, बिल्कुल भाई की तरह है वो दोनों। आज से बहुत टाइम पहले शिंगजियाओ दाओ नाम का एक सेक्ट हुआ करता था। वहाँ के सबसे पावरफुल डिसाइपल को सिर्फ 3 अटैक के अंदर स्नो डीमन ने खत्म कर दिया। इतना बुरी तरीके से उसने उसको हराया था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसके बाद से ही स्नो डीमन फेमस हो गया। कोई भी उसे अपने पास रखना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो इतना घटिया इंसान था। इस वजह से स्नो डीमन इसी स्नो वैली के आसपास ही कहीं रहता था। आज हमने उसके बारे में जान भी लिया। ये चिकन स्नो डीमन को यहाँ पर लेकर आया, इसी का पीछा करते करते वो यहाँ पर आया होगा और हमें सावधान भी रहना होगा कि न जाने कब वो आकर यहाँ पर हमारे ऊपर हमला कर दे। तो दाफेंग कहता है कि आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी काफी टाइम से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हाथ पैर नहीं चलाए। अच्छा मौका मिलने वाला है, अगर स्नो डीमन आ जाता है तो थोड़े हाथ पैर चलाने का मुझे भी मौका मिल जाएगा। तो प्रिंसेस कहती है कि थोड़ा सा सावधान रहना क्योंकि स्नो डीमन मामूली चीज नहीं है, कहीं वो तुम्हें ज्यादा बड़ी चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि हमें अभी और भी कई सारे लोगों से लड़ना है। अगर हम यहाँ पर अभी हार गए तो आगे का सफर और ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। चिकन बेचारा उन लोगों को देखकर बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग सारा इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से स्नो डीमन यहाँ पर आया, लेकिन तुम्हारी वजह से तो मैं भागा था यहाँ से। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम लोगों की ही गलती है। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ की जो जमीन थी वो हिलने लग जाती और हर तरफ एकदम ठंडी फैलने लग गई थी क्योंकि स्नो डीमन यहाँ पर पहुंच रहा था। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर स्नो डीमन पहुंच जाता है, जिसके अंदर से ही एकदम ऑरा बाहर निकल रहा था और ये एकदम ठंडा ऑरा होता है, जैसे कि बर्फ के अंदर से धुआं निकल रहा। वो कह रहा था कि मैंने नहीं सोचा था ये चिकन मुझे इतने सारे लोगों के पास ले आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक से बढ़कर 4-5, आज तो मैं सभी के सबको मार डालूंगा। वो लोग यहाँ पर कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे देखने के बाद मेरे सामने अपने सर को क्यों नहीं झुकाया? जल्दी से अपने सर को झुकाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सुनकर दाफेंग को गुस्सा आ जाता है। वो स्नो डीमन से कहता है कि ज्यादा चर्बी आ रही है क्या तेरे? नहीं झुकाऊंगा तेरे सामने सर में, चाह क्या उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तो स्नो डीमन कहता है कि जो मेरे सामने अपना सर झुकाता है ना उसको मैं थोड़ी सी आसान मौत देता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको बदतर मौत देता हूँ। तो तू अब बुरी तरह से मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो वहां पर टेलीपोर्ट होता है और टेलीपोर्ट होने के बाद 1 सेकंड के अंदर दाफेंग के करीब आकर उसको एक ही पंच मार देता है, जिस वजह से दाफेंग उड़कर दूर फेंका चुका था। दाफेंग देख तक नहीं पाया था कि कहां पर से आकर इसने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस चीज से दाफेंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इस बार तैयार नहीं था, तूने इस चीज का फायदा उठाया, अब मैं यहाँ पर इतना बुरी तरीके से तुझे मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। इसके बाद दाफेंग पंच की बारिश कर देता है स्नो डीमन के ऊपर। उसने उसी टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि उसके हाथ में जो कड़ा है उसके अंदर मौजूद है। उसकी मदद से वो एक घसीट के पंच मार देता है स्नो डीमन को, जिससे वो उड़कर दूर फेंका चुका था। दाफेंग एकदम भड़क जाता है कि मैं तुझे मारूंगा और अपनी सारी भड़ास निकाल कर मारूंगा क्योंकि काफी टाइम से मैंने अपने हाथ पैर नहीं चलाए थे। बड़ा अच्छा पंचिंग बैग मिला है मुझे तू। दाफेंग अंधाधुन खाली यहाँ पर स्नो डीमन की बजाया जा रहा था। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन स्नो डीमन भी उसको अच्छी टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच की जो फाइट थी वो काफी जबरदस्त होती है। इसके बाद दाफेंग अपना वो तीर निकाल लेता है और जैसे उसने वो तीर चलाया था स्नो डीमन के गाल को टच करते हुए वो तीर निकल जाती है। स्नो डीमन तीर के अटैक से बच चुका था। जो चीज देखकर दाफेंग अपना एक और पावरफुल अटैक रेडी कर लेता है और इतना जोरदार अटैक वो उसके ऊपर कर देता है स्नो डीमन के कि स्नो डीमन की हालत खराब हो। दूर से प्रिंसेस कह रही थी कि वाह दाफेंग, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इतनी आसानी से स्नो डीमन की हालत खराब कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देखो कैसी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है वो। लेकिन तब स्नो डीमन वापस से खड़ा होकर दाफेंग से कह रहा था कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा था कि तू यहाँ पर कमजोर होगा लेकिन नहीं, तो रुक अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद
बाद स्नो डीमन अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि वो दाफेंग की जान ले ले। उसके ऑरा से एक पूरा भवंडर वहां पर क्रिएट हो जाता है। इतनी खतरनाक उसके अंदर से ऑरा बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो पागल होकर दाफेंग को जान से ही मार डालेगा। हर तरफ बिल्कुल भूकंप आ चुका था और सारे लोग उड़कर दूर फेंकाने लग जाते। सभी घबरा चुके थे कि आगे ये किस तरह का अटैक है और दाफेंग उसको रोक पाएगा या नहीं पाएगा। तब ये चीज देखकर प्रिंसेस जो होती है वो सुजाको तालिस्मान बाहर निकाल लेती है, जो कि ब्लैक मार्केट के अंदर से ही उसने खरीदा था। वो टेस्ट करना चाह रही थी कि सुजाको तालिस्मान कैसा है। इसके बाद जैसे ही वो सुजाको तालिस्मान को एक्टिवेट करती है, वहां पर एक सुजाको बर्ड पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी पावरफुल लग रहा था। वो इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई टिक तक ना सके और पूरे गुस्से के साथ वो स्नो डीमन की तरफ ही बढ़ने लग गया था। ये देखकर स्नो डीमन की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या है, आखिर इसके पास सुजाको तालिस्मान आया तो आया कैसे, ये तो सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होता है। सुजाको बर्ड पूरे गुस्से के साथ स्नो डीमन की तरफ ही बढ़ रहा था, तो स्नो डीमन अपना पंच रेडी कर रहा होता है ताकि सुजाको बर्ड को ही पंच मार। वो किसको पंच मारने के सपने देख रहा था, शायद उसको खुद नहीं पता। इस वजह से जैसे ही वो सुजाको बर्ड को पंच मारता है, उसकी ही हालत खराब हो जाती है और वो उड़कर दूर फेंका चुका था। उसका अंचर पंचर वहां पर ढीला हो जाता है, जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो सुजाको तालिस्मान कितनी कमाल की चीज है। हमने नहीं सोचा था कि इसके अंदर से सच में सुजाको बर्ड की स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, क्या ही चीज थी है। आज तो इसने हमें यहाँ पर स्नो डीमन के हमले से बचा ही लिया। स्नो डीमन की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि बाद में खुद को रिकवर करके आए और फिर से सबके ऊपर हमला करे। लेकिन दाफेंग को पता था कि ये दोबारा जरूर आएगा, तो वो उसको ऐसे जाने नहीं देने वाला। इसलिए वो चिकन के ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर बैठने के बाद वो स्नो डीमन के पीछे पड़ चुका था ताकि उसका पीछा करते हुए वो उसको मार डाले। आज तो वो स्नो डीमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। स्नो डीमन के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक सुजाको तालिस्मान होता है, जिसके अंदर से वो भी बर्ड निकाल कर दाफेंग को मार सकता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से बर्ड बाहर निकल पाता, दाफेंग अपनी तीर की मदद से उस तालिस्मान को छलनी कर देता है, जिस वजह से बर्ड निकलने के पहले ही वो तालिस्मान वहां पर डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो चुका था। ये देखकर दाफेंग अब यहाँ पर अपनी वाजरा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि वही बहुत ही जायंट स्पिरिट वाली बॉडी थी। और एकदम बड़ा होने के बाद वो स्नो डीमन के पास आकर खड़ा हो चुका था। स्नो डीमन समझ जाता है कि नहीं, मैंने दाफेंग को कुछ और ही समझा था, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक चीज है। गलत इंसान से पंगा ले लिया मैंने। दाफेंग एक ही हाथ में पूरा पकड़ कर पेड़ को ही उखाड़ लेता है ताकि उसको डंडा बनाते हुए स्नो डीमन की पिटाई कर सके। स्नो डीमन बिल्कुल बच्चों की तरह डर के मारे वहां से भाग रहा था कि कोई तो मुझे बचा लो, गलती हो गई मुझसे। लेकिन दाफेंग टीचर की तरह डंडे से उसकी पिटाई कर रहा होता है। वो उसको मार मार कर लाल पीला कर देता है। दाफेंग बड़े एटीट्यूड के साथ उससे कह रहा था कि यार तू तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन मार रहा था, लेकिन तू तो फुसकी निकला। मुझे लगा था कि तू कमाल के अटैक कर पाएगा, लेकिन तू तो कोई काम का नहीं है। तूने मेरा मूड खराब कर दिया, मैं अच्छे फाइट भी नहीं कर पाया आज तो। इस चीज से स्नो डीमन भड़क चुका था, तो वो वहां पर अपना एक तालिस्मान निकालता है और खुद से कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मैं कभी भी इस तालिस्मान का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। इस तालिस्मान की मदद से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ और मैं इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता था कि अगर मैं किसी चीज से डर के भागूंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए इज्जत की वाट लगानी ही पड़ेगी। तो वो टेलीपोर्ट होने वाला तालिस्मान इस्तेमाल करके वहां से सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वजह से वो दाफेंग के गुस्से का शिकार होने से वो बच चुका था, उसकी जान बच जाती है। इसके बाद चिकन दाफेंग को अपने ऊपर बिठाकर डिंग 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 करते हुए सीधा प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है। दाफेंग प्रिंसेस से कह रहा था कि स्नो डीमन को जाने दो, हम अभी उसका पीछा करते हुए टाइम पास करके अपना ही टाइम खराब कर रहे हैं, हमें और भी काम है, तो बाद में अगर आता है तो हम इसको देख लेंगे, इसलिए हमें हमारा सफर अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस भी मान जाती है और उसके बाद सारे के सारे लोग जेनियान सिटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर उसके सारे दुश्मन रहने वाले हैं। रास्ते में प्रिंसेस जो थी वो जूडी से कह रही होती कि तुम जाओ और हमारे जितने भी साथी लोग हैं ना, उन सभी को ये खबर फैला दो कि वो जाए और स्नो डीमन की खड़िया खड़ी कर दे। वो उसको इतना मारे कि वो भाग कर जाए शैंटोंग के पास उससे मदद लेने के लिए। स्नो डीमन को इतनी बुरी हालत में देखकर शैंटोंग को समझ आएगा कि वो जिससे पंगा ले रहा है ना, हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्नो डीमन की ऐसी हालत कर सकते हैं तो अगला नंबर शैंटोंग का ही होगा। शैंटोंग की वाट लगाने के लिए और उसको डराने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो जूडी इस चीज के लिए मान जाती है। इसके बाद प्रिंसेस दाफेंग से कहती है कि दाफेंग तुम्हें हमारा प्लान तो पता है कि कैसे हम यहाँ पर वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, तुम ही हो जो हमें वहाँ पर सही सलामत
सलामत ले भी जाओगे और सही सलामत ले आओगे, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से ज़ेनिया सिटी के अंदर आकर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी बड़ी वाली घोड़ा गाड़ी को देखकर आसपास के जो लोग थे वो लोग कह रहे होते कि अरे वाह, लगता है कोई रॉयल फैमिली से आया हुआ है। घोड़ा गाड़ी तो देखोगे कितनी कमाल की है। लेकिन वहाँ पर आते साथ ही जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो सभी एक साथ ही प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी को वहाँ पर रुका देते। वो लोग उनको वहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। इसमें शांची पवेलियन के लोग भी थे, जिसके एल्डर के दाफेंग ने धुलाई कर दी थी। वहाँ की वो लड़कियां, वहीं पर रहने वाला जो गुंडा था वो भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि ये सब ज़ेनिया सिटी के अंदर ही रहते हैं। वो जो गुंडा था उसका नाम होता है मैंग। तो वो प्रिंसेस से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे इलाके में चल कर आई हो? डर वर नहीं लगता क्या तुम्हें? ये डर को बेच कर खा गई, अब आ ही गई हो तो हमें हमारे तरीके से तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, जो माफ करना तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। वहाँ पर एक जनरल भी मौजूद था जो कि पहले रॉयल फैमिली वगैरह के लिए काम किया था, लेकिन अब वो यहाँ पर दुश्मनों के साथ हो चुका है। प्रिंसेस से कहती कि क्या तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था क्या? मैं तुम्हारे बाप से मिल चुकी हूँ, वो अच्छा इंसान था, लेकिन अब तो तुम सब यहाँ पर दुश्मनों के साथ मिल चुके हो। क्या यही सिखाया जाता है तुम लोगों को? जिस पर वो जनरल कह रहा था कि देखिए, मैं तो यहाँ पर अपने फादर के कहने पर लॉ वगैरह को मेंटेन करने के लिए आया, ताकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना हो। हम इस सिटी के निगरानी करते हैं और कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसको देखभाल करने का हमारा काम है। प्रिंसेस उससे कह रही थी कि अच्छा, दिख रहा है कि किस तरह से तुम देखभाल कर रहे हो दुश्मनों का साथ देकर। बहुत भारी पड़ेगी ये चीज तुम्हें आगे चलकर, देख लेना। इसके बाद प्रिंसेस जो थी वो यहाँ पर उस मैंग से कहती कि जाओ और यिन लॉन्ग को बुला कर लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मैंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यिन लॉन्ग कौन है, ऐसे कैसे उसको बुला दूं? वो ज़ेनिया सिटी के ताओइज्म के 8वें नंबर का मास्टर है, जो कि बहुत बड़ी हस्ती है। ऐसे कैसे कोई गहरा गहरा इंसान आएगा जो उनसे मिल लेगा? प्रिंसेस कहती कि क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मेरी आइडेंटिटी भूल गया है क्या तू? मैं भी रॉयल फैमिली से आती हूँ, हमारी भी यहाँ पर बड़ी रिस्पेक्ट है, तो मेरे बुलाने पर यिन लॉन्ग को यहाँ पर आना ही होगा। तुम मेरी बात ना मानकर एक अपराध कर रहे हो जिसकी तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो मैं कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर कहीं की प्रिंसेस रहो या रॉयल फैमिली से आते रहो या कहीं से भी आते रहो, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं। मुझे यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करूं, और मैं यिन लॉन्ग का एक खास दोस्त भी हूं, तो इसलिए अपने दोस्त को ऐसे किसी भी अरे गहरे से मिलने के लिए कैसे जाने दो? इसलिए माफ करना कि तुम यिन लॉन्ग से नहीं मिल सकते। अगर तुम तब भी यहाँ पर मिलने के लिए जिद करती हो तो हमें हमारे तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड वगैरह लेकर प्रिंसेस से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, ताकि प्रिंसेस की जान लेकर उसको यहाँ से भगा दे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर